ये जो लस्ट का होना और एक मजे का आना, ये इंसान में एक तहरीक पैदा करता है एक हद तक। वी आर ह्यूमन बीइंग। हमारा ह्यूमन पना है ना, वो हमारी बीइंग का पार्ट होना बहुत जरूरी है। सिर्फ बीइंग होना काफी नहीं है। हम सब का बैकग्राउंड, खासतौर पे जो यंग बच्चों का, वो बैकग्राउंड इस किस्म का है कि वो किसी एक जगह पर टिक ही नहीं सकते। मेरे साथ ये बखुरदार हैं, मोहम्मद इनका नाम है, और इन्होंने मुझसे कहा कि मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं इस मौजू पर कि आज के नौजवान, जिनको हम जेन जी भी कहते हैं और एक उसमें फिर जेन अल्फा भी आ जाती है, तो इनके कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनमें से इन्होंने हाईलाइट किया। और आई एम श्योर इनके जहन में इनके कुछ दोस्त अहबाब होंगे जिनका एक रियल क्वेश्चन होगा, और वो क्वेश्चन है कि जिनकी वो किसी रिलेशनशिप में आने वाले होते हैं, यानी शादी के प्रोसेस में होते हैं, तो वो प्रोसेस वैसा स्मूथ नहीं होता जैसे हमारे बड़े भाइयों का, वालिदैन का और उनका हुआ था। और उसके बाद बहुत जल्दी प्रॉब्लम अराइज करना शुरू हो जाते हैं। यानी इनके सवाल का ताल्लुक इस बात से था कि जिस वक्त शादी का प्रोसेस हो रहा है, तो उस दौरान एक यंग बंदा अपने इमोशंस को हैंडल कर सकता है कि नहीं। तो आप बताइए वो सवाल, फिर मैं इंशाल्लाह बात। अच्छा, मेरा बुनियादी तौर पे सवाल ये, उसके उसके दो पार्ट्स। उसका एक पार्ट ये है कि हमारी जो जनरेशन है उनके बिहेवियर्स काफी इनकंसिस्टेंट हैं इन देयर प्रोफेशनल लाइफ एज वेल एज देयर पर्सनल लाइफ। अच्छा, प्रोफेशनल लाइफ में तो कहीं ना कहीं केटर हो सकता है, मगर जब मोस्ट इम्पोर्टेंट फेज ऑफ देयर लाइफ आता है, जब वो एक रिलेशन में बिल्ड कर रहे होते हैं, या फिर वो एक फेज होता है जब वो एक शादी की तरफ जा रहे होते हैं, सो दे वांट कि एक कोई कस्टम मेड चीज या टेलर मेड चीज आ जाए, जो कि ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। वो जो फेथ इन अल्लाह या फिर फेथ ऑफ लाइफ पे चीजों को नहीं छोड़ रहे होते। तो मेरा बुनियादी सवाल है कि इसकी वजूहात क्या है और इसको कैसे कैटर किया जाता जी, देखो मोहम्मद, बात यह है कि हम जो कुछ है ना, उसके पीछे हमारा पूरा एक माजी मौजूद है। और मेरी जाती जो रिसर्च की फील्ड और मेरी जो एक आजकल मेहनत का मैदान है, उसमें मुझे ये पता चला है कि जो जिंदगी के 7 साल, 5 से 7 साल का वक्त है, वो बहुत कीमती होता है। हमारे बचपन के 5-7 साल का जो वक्त है, उसमें हमारा एक तरह का जैसे बिल्डिंग का ग्रे स्ट्रक्चर बनता है ना, ऐसे ग्रे स्ट्रक्चर बन जाता है। और हमारा पैटर्न जो है वो बन जाता है कैसे। अच्छा, अब बाद में अच्छे यूनिवर्सिटी में गए, अच्छे स्कूल में गए, आपने खुद किताबें पढ़ी, अपने आप को चेंज किया, तो वो ऐसे होता है जैसे आपने उस बिल्डिंग के अंदर पर्दे नए लगा दिए, आपने उसमें ये किया कि उसमें पेंट अच्छा कर दिया, लेकिन जो उसका ओरिजिनल स्ट्रक्चर है वो चेंज हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा नहीं हो सकता, मगर उसकी विंडो बहुत छोटी होती है। बदकिस्मती से या इंसिडेंटली आप कह लें, 90% ऑफ पीपल अपने उसी पैटर्न के ऊपर जिंदगी गुजारते हैं जिस पैटर्न को उन्होंने 5-7 साल की उम्र में बना लिया होता है। तो अब आप ये देखिए, अच्छा, और वो पैटर्न कैसे बनता है? वो पैटर्न बनता है उस डेटा की बुनियाद पर जो बाहर से आ रहा होता है। आप जब अपने आप को मुझसे कंपेयर करेंगे, या मैं अपने आप को अपने वालिद और दादा के साथ कंपेयर करूंगा, तो हमारे दरमियान जनरेशन गैप के लिए कम से कम 60 साल का वक्त होना जरूरी था। जिंदगी में कोई इवेंट होता है ना बड़ा, जो कि पूरी जिंदगी दुनिया के पैटर्न को चेंज करता है, उसमें 50 साल लगते थे। और अब अगर आपके घर में एक आपका भाई है जिसकी उम्र 5 साल है, एक और भाई है जो आज पैदा हुआ है, और एक आप हैं, और आपके वालिद भी हैं, और आपके दादाजी भी हयात हैं, तो आपके घर में 6 नस्लें रहती हैं। क्योंकि 5 साल के बाद उतनी देर में दुनिया में ऐसा कुछ हो जाता है कि जो कि हमारे सोचने के सारे पैटर्न को चेंज कर देता है। और खास तौर पर पिछले 10 साल के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद और सोशल मीडिया और स्क्रीन के इस्तेमाल की वजह से आपकी तरबियत और मेरी तरबियत और मेरे वालिद साहब की तरबियत में जो मेजर फर्क है, मेरे पास जो डाटा आया उसका 90% हिस्सा मेरे वालदैन की तरफ से आया, मेरे मस्जिद के मौलवी साहब से आया, मेरे स्कूल के टीचर्स की वजह से आया, और मेरे उन दोस्तों के साथ आया जिनके साथ मैं खेलता रहा। और उस डाटा ने फॉर्म किया मेरा वर्ल्ड व्यू। आपका वर्ल्ड व्यू ब्राजील में रहने वाले एक शख्स से लेकर और न्यूजीलैंड में क्राइस्ट चर्च के अंदर एक नाचने वाले डांसर से लेकर, और यानी इजिप्ट के अंदर और वहां के मुफ्ती साहब तक यानी मैंने कोशिश की है कि मैं स्पेक्ट्रम को फैला सकूं। उन सब ने कंट्रीब्यूट किया है आपकी ग्रोथ के अंदर, वर्ल्ड व्यू बनाने के अंदर। और उस वर्ल्ड व्यू में जो मेन चीज है ना, वो ये है लस्ट। हमें जो ये जो वर्ल्ड व्यू देता है ना, ये वर्ल्ड व्यू बहुत क्विक है, बहुत एक स्पार्क की तरह है।
हर 10 सेकंड के बाद चेंज हो जाता है, एक नया मंजर सामने आ जाता है। उस नए मंजर ने हमारे अंदर एक तरह की तहरीक पैदा करनी है, उस तहरीक से हमें लस्ट पैदा होगा, और लस्ट को साइंटिफिकली बताने के लिए डोपामीन पैदा होगा। डोपामीन एक हार्मोन है जो हमें मजा देता है। अल्लाह ने क्यों रखा है? इसलिए रखा है कि मजा आपको तहरीक देता है। अगर मजा हो, देखें आप यहां सब एडल्ट देख रहे होंगे, सेक्स के साथ मजा क्यों है, और एक्सट्रीम का एक ऑर्गेजमिक प्लेजर क्यों है? वो इसलिए है कि ये एक इंतहाई गलीज और एक तरह का मेसी और एक तरह का अजीब सा काम, लेकिन इसके साथ अटैच करना डोपामीन की प्रोडक्शन को इसलिए है ताकि लोग इसको करें, ताकि इसके बगैर तो फिर आगे से जनरेशन कंटिन्यू होती। तो ये मैंने आपको एक मिसाल दी है। तो ये जो लस्ट का होना और एक मजे का आना, ये इंसान में एक तहरीक पैदा करता है एक हद तक, एक हद तक। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुआ ये है कि इतना ज्यादा ये जो स्टिमुलेट करने वाला मटेरियल आता है और वो बहुत जल्दी जल्दी फ्लिप होता है। इसके फ्लिप होने की वजह से हमारी पूरी फ्रेमवर्क और environment of our internal milieu has become only lust oriented। और जिस जगह पर लस्ट ड्रॉप होता है ना, तो हमारे अंदर बेचैनी पैदा होनी शुरू हो जाती है। हमें हर चीज में मजा चाहिए। फिर आप इश्तिहार देखिए, इश्तिहार देखिए कि मीठी गोलियां, आप कोई भी इश्तिहार देख लीजिए, उसके अंदर आपको लस्ट का एलिमेंट नजर आएगा। हर चीज में लस्ट का एलिमेंट नजर आएगा, जितने इश्तिहारों का। तो इर्द गिर्द हमारे जितनी चीजें बम्बार्ड कर रही हैं ना, वो सारी की सारी एक्चुअली हमारे अंदर डोपामीन सर्ज को प्रोड्यूस कर रही है, डोपामीन सर्ज को प्रोड्यूस कर रही है। रिलेशंस ऑपोजिट टू दैट एक और हार्मोन से गवर्न होते हैं, दो और हार्मोन जिनका नाम सेरोटोनिन और ऑक्सीटोसिन है। अच्छा, ये एक्चुअली है सेटिस्फैक्शन के, हैप्पीनेस के, ब्लिस के, पीसफुल होने के हार्मोन्स। ये है मजे का हार्मोन, एक्साइटमेंट का हार्मोन। अब एक बंदा बना ही एक्साइटमेंट से, उसकी खुराक ही एक्साइटमेंट है, तो रियल रिलेशन के अंदर तो तहम्मुल चाहिए, ठहराव चाहिए, माफ कर देना चाहिए, किसी को इग्नोर कर देना चाहिए, किसी को कॉम्पनसेट कर देना चाहिए, किसी के साथ एडजस्ट होना चाहिए। तो आपने रीजन पूछी थी, रीजन उसकी यही है कि हम सब का बैकग्राउंड, खासतौर पे जो यंग बच्चों का, वो बैकग्राउंड इस किस्म का है कि वो किसी एक जगह पर टिक ही नहीं सकते। मुझे याद है, अब भी मुझे मालूम है आपका बैकग्राउंड के माशाल्लाह आपका उन लोगों के साथ उठना बैठना, आपने सलमान आसिफ सिद्दीकी साहब का भी नाम लिया था, तो मुझे पता है कि आपको इस बात का तजुर्बा होगा कि पुराने ज़माने में ब्लैक एंड व्हाइट ड्रामा होते थे ना। अब ड्रामा का सीन ऐसे है कि अचानक एक बांसुरी बजी, अब वो 30 सेकंड तक बांसुरी बज रही है, फिर एक पर्दा हटा, खिड़की से एक आदमी नजर आया, जिसने आराम से खड़े होके अपनी चादर, देखिए आपको बोरियत होनी शुरू हो गई है, एक चादर लेके उसने यूं किया और वो बैठ गया, और वो बैठा है। थोड़ी देर में उसकी गाल से कतरा टपका, आंख से और गाल से निकलता हुआ नीचे आ गया। उसके बाद वो उठा। अब देखिए ये जो मंजर है, हम इस मंजर को देखने के आदी हैं और इसी के अंदर से हिज उठाने के आदी हैं, ठीक है। और अब आपको चाहिए हर 5 सेकंड के बाद नया। अब आप फिल्म को देखेंगे, ठप ठप टश टश, तो हर म्यूजिक की टोन के साथ एक नया सीन आना जरूरी है। एक इधर से एक इधर से एक इधर से एक इधर से नया सीन आना जरूरी है। तो ये नया सीन जिंदगी में नहीं, रिलेशंस में नहीं आ सकता। रिलेशन में तो वही एक बंदा है जो आपके साथ, वही बूढ़ी फूफी है, और वही एक खातून है जो आपकी अहलिया है उसके साथ। तो ये तो है इनकी रीजंस। अब ये है कि इसका हल क्या करें। इसका हल ये है कि देखो, हमें ये बहुत सोचना है कि रिलेशंस कारोबार की तरह नहीं होते। रिलेशंस जो हैं वो इस तरह से नहीं होते, गिव एंड टेक नहीं होता सिर्फ। और कारोबार के अंदर और बाकी जगहों पर मैथमेटिक्स चलता है, 2 और 2 4 है। मुझे इतने परसेंट मुनाफा हुआ तो इतने परसेंट होना चाहिए। मेरी आपके साथ एक बिजनेस डील है कि 30% आपका, 70% मेरा, क्योंकि मेरी इन्वेस्टमेंट ज्यादा है तो मुझे 70% मिलना चाहिए। लेकिन रिश्ते ऐसे नहीं चलते। रिश्तों में 2 और 2 3 भी हो सकता है, 2 और 2 5 भी हो सकता है, और 2 और 2 2000 भी हो सकता है। आप मुझसे छोटे हैं, मेरे प्यारे हैं, और आपने मुझसे कर्जा लिया 200 रुपए, 2000 रुपया। कुछ अरसे के बाद ना आपने कहा कि वो अंकल मुझे पैसे आ गए, तो ये आपने कहा और चल यार 1000 ही दे दे, कोई बात नहीं। अच्छा, हालांकि 2000 देने चाहिए, लेकिन हम वो जो 1000 रह गया ना पीछे। अच्छा, ऑपोजिट हुआ कि मैंने आपसे कर्जा लिया था, और जब मेरे पास पैसे आए तो मैंने कहा दो यार ये पकड़ 3000, ये नहीं ओ यार चल रख ले रख ले। अच्छा, हालांकि मुझे 2000 ही देने चाहिए थे। ये जो 1000 का वक्फा पड़ा है ना,
इसके अंदर जो चीज आके इसको बैलेंस किया है ना, उसका नाम है अनकंडीशनल लव। उस गैप को अनकंडीशनल लव में, तो हमारे यहाँ ये है कि जो हमारी ये जनरेशन है जिसका आपने जिक्र किया, एक तो रिलेशनशिप उनके नजदीक अहमियत नहीं रखते। क्यों नहीं रखते? इसलिए कि जिसको वो रिलेशन समझ रहे हैं ना, जिसपे उसकी ट्रेनिंग हुई है, वो एक्चुअली कनेक्शंस हैं। वो कनेक्शंस को रिलेशनशिप समझ रहे हैं। 5,000 कनेक्शन का मतलब ये है कि अगर आप 5,000 कनेक्शन एक ही वक्त में खत्म करना चाहिए चाहें, तो आप अनफ्रेंड करेंगे और खत्म हो जाएंगे। और बनाने के लिए क्या करना होगा? फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी। लेकिन आपके साथ जो मेरा रिलेशन है ना, ये वो था कनेक्शन। कनेक्शन यूं खत्म कर सकता हूं, लेकिन रिलेशन जो मेरा आपके साथ है ना, इसको खत्म करने के लिए मुझे बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि इसको बनाने के लिए बड़ी मेहनत की गई है। Exactly. तो ये दूसरी वजह है कि वो एक्चुअली कनेक्शन की अहमियत को समझते, वो कनेक्शन और रिलेशंस को एक ही तरह का समझते हैं। तो इसलिए तो करें क्या? हम इस पर बात को खत्म करते हैं, क्योंकि इस मौजू पर हम बहुत लंबी बात कर सकते हैं। मेरा ये ख्याल है कि हम ये करें कि ये बात सोचें कि मुझे जितनी अहमियत अपनी जिंदगी के और फेजेस में देनी है, उतनी ही अहमियत अपने रिश्तों को देनी है। और रिश्तों के सिलसिले में इस नजर से मैंने रिश्ता रखना है कि मुझे रिश्ते को निभाना है। और रिश्ते को निभाना बगैर कुर्बानी के नहीं हो सकता। रिश्ते को निभाने के लिए दूसरे शख्स को अपनी नजरों के मुताबिक एक परफेक्ट इंसान के तौर पर देखने की बजाय एक्सेप्ट करना होगा जैसा वो है। वी हैव टू एक्सेप्ट द अदर पर्सन कि जैसा वो है, और उससे ये तवक्को रखनी पड़ेगी कि वो हमें ऐसे एक्सेप्ट करे जैसे कि हम हैं। और अगर हम ऐसा करेंगे तो फिर इन रिश्तों को बचाया जा सकता है। तो मुझे मुझे इस बात का एहसास है कि मैंने ज्यादा डायग्नोसिस पर बात की है, ट्रीटमेंट पर कम बात की है। लेकिन बात यह है कि जब एक इमारत गिरने में एक इमारत गिर जाए, तो उसके गिरने में अगर 10 सेकंड लगे थे ना, तो उसको बनाने में 10 सेकंड नहीं लगेंगे। तो ये जो कुछ हमारे दिमाग में हो चुका है ना, इस सारे को बनाने के लिए असरे नौ हमें लोगों के मिजाजों पर काम करना है। अच्छा, इससे एक कनेक्टिव सवाल मेरे पास ये है कि जब हम आपने बात की कि बहुत जल्दी इवॉल्व कर रहा दुनिया इवॉल्व कर रही है कि पहले 50 साल चाहिए होते थे, 60 साल चाहिए होते थे, मगर अब 5 साल के गैप में भी, या फिर आप कहें तो 5 महीने के गैप में भी इतनी इवॉल्व कर जाती है। तो क्या एक हमारी जनरेशन को आप क्या सजेस्ट करेंगे कि अपनी लर्निंग को कितना फ्लूइड रखा जाए और अपने बिलीव्स को से कितना कनेक्टेड होना ज़रूरी है? देखिए, एक बात समझनी बहुत जरूरी है कि अल्लाह ताला ने हमारे इंसान को जो बनाया है ना, और उसको जिस तरीके से उसकी लर्निंग साइकोलॉजी को बनाया है, लर्निंग से मुराद ये है कि ऐसी बात को सीख लेना जो मेरे मिजाज और रवैये का हिस्सा बन जाए। मैं इसको लर्निंग कह रहा हूं। लर्निंग कॉग्निटिव लर्निंग नहीं, याद नहीं करना कि आपको याद हो गया। याद होना लर्निंग नहीं है, लर्निंग का एक सेगमेंट जरूर है। तो हमारी लर्निंग को जिस तरीके से अल्लाह ताला ने डिजाइन किया है ना, वो ये है कि इंसान इंसानों से सीखता है, इंसान एनवायरनमेंट से सीखता है, और इंसान रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस से सीखता है। तो लिहाजा अब अगर हम दोबारा उसको करना चाहें, तो ये जो स्क्रीन के जरिए जो हमें पास आ रहा है, इसको कॉग्निटिव डोमेन में एक छोटा सा सेगमेंट समझें, मगर सीखने के अमल को फिर ऑर्गेनिक करें। लोगों से सीखें, इल्म को इल्म वालों से सीखें, इल्म को किताबों से सीखें, इल्म को लोगों से, वाकयात से, कॉन्टेक्स्ट से सीखें। तो जितना हम नेचर के करीब अपने आने वाली नस्लों को करेंगे और लर्निंग एक्सपीरियंसेस को कंटेक्चुअल बनाने की कोशिश करेंगे, लोगों के साथ मुतल्लिक करेंगे, रिश्तों के साथ मुतल्लिक करेंगे, उतना ये वापस आ जाएगा उस फेज में जिसमें उसका ह्यूमन पना जाया नहीं होगा। देखो, वी आर ह्यूमन बीइंग। तो जो हमारा ह्यूमन पना है ना, वो हमारी बीइंग का पार्ट होना बहुत जरूरी है। सिर्फ बीइंग होना काफी नहीं है। ये तमाम चीजें हमारी बीइंग को एड्रेस कर रही हैं, लेकिन साथ साथ एट द कॉस्ट ऑफ लूजिंग आवर ह्यूमनहुड। तो लिहाजा हमारी ग्रोथ वैसे ही होनी चाहिए जैसे पौधे की ग्रोथ होती है, यानी ऑर्गेनिक ग्रोथ। उस ऑर्गेनिक ग्रोथ में जो एनवायरनमेंट में ग्रोथ होती है, उस तरीके से अगर हम ग्रो करेंगे। लिहाजा टीचर का, वालिद का, मुआशरे का काम सिचुएशन को कंट्रोल करना नहीं है, क्लाइमेट को कंट्रोल करना है। इसमें इसमें एक और क्वेश्चन थोड़ा-सा जो लंबा हो रहा है, लेकिन मैं आपसे कोई सवाल नहीं, कोई नहीं। क्योंकि ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट सवाल श्योर। होगा कि जब आप कुछ चीज़ सीख रहे होते हैं या आप कुछ चीज़ देख रहे होते हैं, उसके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है कि आपका अपना देखने वाला लेंस भी साफ है, ठीक है? तो उस लेंस को वो प्योरिटी
वो कैसे, वो कहाँ से ली जाए? और वो देखिए ये कैसे जो लेंस है ना, यही तो वो तरबियत है सारी। इसी को तो हम एपिजेनेटिक फैक्टर्स कहते हैं। ये जो जब हम पैदा हुए थे हमारा कोई लेंस नहीं था। कभी आपने बच्चे को देखा है? छोटे बच्चे को, शोले को देख के वो ऐसे करेगा, फूल को देख के भी ऐसे करेगा। इसको तहय्युर कहते हैं, हैरत कहते हैं। ये जो हैरत अंदर मौजूद होती है, ये उस चीज के बारे में होती है जिसके बारे में हमारी कोई पहले से प्री कंसीव्ड राय ना हो, और हमारा हम बायस ना हो। तो लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमारे ऊपर ये बायस आना शुरू हो जाता है, और इस बायस को हम तरबियत कहते हैं, तालीम कहते हैं। देखे ना, एक लेंस है ना जो मुझे मुसलमान बना देता है, और एक लेंस है कि दो मुसलमानों में से एक को बरेलवी बना देता है, एक देवबंदी बना देता है। और वो आइंदा जो उसके पास डाटा आ रहा होता है उसको देवबंदी लेंस से देख रहा होता है और बरेलवी लेंस से देख रहा होता है। तो ये जो लेंस है, इसको प्योर करने के लिए मुझे तो जो मेरी मेहनत का मैदान है कि डे जीरो से वालिदैन की जिम्मेदारी है कि लेंस को ही जरा साफ रखें। लेकिन अगर आपकी और मेरी उम्र में, आपकी भी उम्र मैं उसी ब्रैकेट में ला रहा हूं, इसलिए आप मुझसे बहुत छोटे हैं, मगर जब आप उम्र 14-15 साल की उम्र हो जाती है तो वो फिक्स लेंस बन जाते हैं। तो मेरी और आपकी उम्र में हम शऊरी तौर पर, ये आखिरी बात होगी हमारी इस गुफ्तगू की, हमें कहीं जाना भी है, कि दो मैं आपको स्किल बता देता हूं, वो आज से आप अप्लाई करना शुरू कर दें। आप अपने लेंस को और अपने दिमाग को रीवायर कर सकते हैं। एक एक्सटर्नल है, एक इंटरनल है। जो इंटरनल है उसको हम कहते हैं सेल्फ रिफ्लेक्शन। रोजाना 15 मिनट निकालें और झुक के अपने अंदर झांक कर, कुछ ना करें, अपने पिछले 12 घंटे का जायजा ले लें बस। और सुबह उठ के रात पिछले 12 घंटे का जायजा ले लें, और उसमें अपने आप से पूछें कि जो मैंने किया ठीक किया कि नहीं किया। इसको सेल्फ रिफ्लेक्शन कहते हैं, और इसको आप अंडर एस्टिमेट ना करें। ये बहुत पावरफुल टूल है इंसान के अंदर तब्दीली लाने का। अब वक्त होता तो उस पर तफसील से बात करते। दूसरा जो है वो एक्सटर्नल है, जिसे हम कहते हैं करेक्टिव फीडबैक। बड़े आदमी तो ये होते हैं कि कोई भी बंदा कहे ना कि मोहम्मद यार तुम तो इंतहाई कंजूस इंसान हो, तो नाराज होने की बजाय आप कहें यार तुम कॉफी पियो, प्लीज मुझे एक्सप्लेन करो कि तुम्हें कैसे पता लगा, यार तुमने ना, प्लीज यू एक्सप्लेन। अच्छा, अगर तो उसने आपको कायल कर लिया, उसके गले में हार डालिए, आपको तो पता ही नहीं था कि आप कंजूस हैं, आपको पता लग गया। और अगर वो आपको कायल ना कर सका, तो एक बात और हुई, अब आपने एक और लाइफ लॉन्ग फ्रेंड बना लिया। अच्छा, इसी तरह किसी ने गाली दी, तो आपने कहा मुझे गाली दी है। गाली देना तो बहुत बुरी बात होती है। गाली देना तो हर बंदा कहता है बुरी बात है, लेकिन और आप अच्छे आदमी हैं, आपने जब गाली दी है तो आपके जहन में क्या था, प्लीज मुझे एक्सप्लेन करें। अब इमेजिन करें आप किसी के साथ ये करें, तो थोड़ी देर बाद आपको पता चलेगा कि एक्चुअली वो गाली तो नहीं देना चाहता था, उसकी डिक्शनरी का प्रॉब्लम था। उसके पास वो अल्फाज नहीं थे जो वो कहना चाहता था कि यार तुमने 6 बंदों के सामने ना मेरी बेइज्जती की, मैं बहुत हर्ट हुआ, मगर इसके पास अल्फाज नहीं थे। तो अपने आप को हाजिर कर दें दुनिया की क्रिटिक के लिए, और आपके पास जो भी नेगेटिव कमेंट आए ना, तो उसको आप डिफेंड ना करें, उस बंदे से उसको एनालाइज करवाना शुरू करें। और अगर ये बहुत मुश्किल हो, जैसे हर राह जाता मुझे कहने लग जाए बॉस, मुझे वक्त लगेगा ना इतना बड़ा बनने में, तो कम से कम 2-4 बंदे ऐसे चुन लें कि जिनको कह दें कि यार आपको मैं इजाजत देता हूं, मुझ में कुछ भी ऐब नजर आए तो आप मुझे बताइए एनालिसिस। तो ये 2 टेक्निक हैं, एक एक्सटर्नल है, एक इंटरनल। इससे ये लेंस बेहतर हो जाता है। तो हमारी गुफ्तगू नामुकम्मल है, तो लेकिन ये कि वक्त की कमी की वजह से। बहुत थैंक शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी थैंक मच। थैंक